हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SGY साइंस क्लासेस में। और मैं हूं दीपक। फ्रेंड्स, वैसे स्टूडेंट जो क्लास 10th में है उनके लिए वीडियो खास होने वाली है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं 10th के इतिहास। क्या देखने वाले हैं? 10th के इतिहास के। और चैप्टर जो हमारा वो है थर्ड है। इससे पहले हम लोग 2 चैप्टर का देख चुके हैं। और जो आज हम लोग देखने वाले हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या देखने वाले हैं? लघु उत्तरीय प्रश्न। तो 2 चैप्टर का हमने लघु उत्तरीय प्रश्न देख चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल पे देख लीजिए, क्योंकि महत्वपूर्ण है, क्वेश्चंस अच्छे खासे पूछे जाते हैं। और एक बात और, जितने भी VVI क्वेश्चंस होंगे जो आपके एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण है, उनसे प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। अगर इतना कर लेते हैं तो अगर आपके एग्जाम में हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन यानी कि थर्ड चैप्टर से अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं लघु उत्तरीय में, तो इतना ही में से क्वेश्चंस आएगा। अगर कहने का अर्थ ये हुआ कितना प्रश्न आप कर लिए तो आप सिक्योर है कि अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो आप कंफर्म है बना के आएंगे और अच्छे से लिख के आएंगे और नंबर भी आपको पूरा मिलेगा। क्योंकि हम भाषा ऐसे आपको बतलाएंगे कि आपको एक एक याद रहेगा और आप एग्जाम में अच्छे से लिख के आएंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर। तो देखिएगा, सबसे पहला प्रश्न क्या कहता है जी। पहले प्रश्न की शुरुआत कर रहे हैं और पहला प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है, बहुत ही बारीकी से समझिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न कर रहा है, पहला है हो ची मिन के संबंध में लिखिए। हो ची मिन के संबंध में लिखना है, यानी कि हो ची मिन क्या है इसके बारे में आपको लिखना है। तो लिखिएगा उत्तर। क्या लिखिएगा? उत्तर। और उत्तर देकर रस मारे लिखिएगा हो ची मिन साम्यवाद से प्रभावित था। हो ची मिन किससे प्रभावित था? साम्यवाद से प्रभावित था। उसने 1925 ईस्वी में, कब? 25 ईस्वी में वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किया। कहेगा वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन कब हुआ? तो 1925 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1925 ईस्वी में हुआ था। एवं फ्रांसीसी साम्राज्यवाद से लड़ने के लिए कार्यकर्ताओं के सैनिक प्रशिक्षण की भी व्यवस्था भी की। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। 1930 में, कब? 1930 में राष्ट्रवादी गुटों को एकत्रित कर वियतनाम कंग सान देंग अर्थात या इसी का दूसरा नाम है वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। पूछेगा कि वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1930 ईस्वी हुआ था। कब हुआ था? 1930 ईस्वी में वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुआ था। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। फिर आगे लिखिएगा विश्वव्यापी आर्थिक मंदी या संकट भी कहा जाता है एवं फ्रांसीसी सरकार की क्रूरता के कारण हो ची मिन ने राष्ट्रवादी आंदोलन को तीव्र कर दिया। यानी कि हो ची मिन ने राष्ट्रवादी आंदोलन क्या कर दिया? और बढ़ा दिया, यानी कि तेज कर दिया। ठीक है, यह था हमारा पहला प्रश्न। ये पहला प्रश्न हो गया। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं और दूसरा प्रश्न देखिएगा क्या कहता है जी। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पे है जी। पढ़िए प्रश्न को क्या कहता है, थोड़ा सा जूम इन कर दे रहे जी। देखिए प्रश्न कहता है दूसरा, कहा कि हो ची मिन मार्ग क्या है बताएं। हो ची मिन मार्ग क्या है बताइए। यानी कि हो ची मिन मार्ग के बारे में आपको बताना है कि हो ची मिन मार्ग क्या है, उसके बारे में आपको बताना है। तो लिखिएगा उत्तर। क्या लिखिएगा? उत्तर। और देखिए क्या लिखना है आपको। कहता है हो ची मिन मार्ग हनोई से चलकर लाओस कंबोडिया के सीमा क्षेत्र से गुजरता हुआ दक्षिणी वियतनाम तक जाता था। तो सबसे पहले ये बात है कि हो ची मिन मार्ग यानी कि रास्ता सड़क को कहा जाता है। तो हो ची मिन मार्ग जो था वो कहां से कहां तक जाता था? तो देखिए हनोई से चलकर, कहां से? हनोई से स्टार्ट होता था, लाओस कंबोडिया के सीमा से यानी कि बॉर्डर से होते हुए दक्षिणी वियतनाम तक जाता था। कहां तक जाता था? दक्षिणी वियतनाम तक जाता था। इसमें सैकड़ों कच्ची पक्की सड़कें निकलकर पूरे वियतनाम से जुड़ी थी। यानी कि अन्य वियतनाम के जितने भी सड़कें थे ना, छोटे मोटे कच्चे पक्की सड़कें भी इसे क्या होते जुड़े थे, अनेक सारे कच्ची पक्की सड़कें जुड़े हुए थे। ठीक है, कहता है यह वियतनामियों का रसद सप्लाई मार्ग था। यानी कि वियतनामी जो था ना, इस मार्ग से क्या सप्लाई करते थे? रसद सप्लाई करते थे। क्या सप्लाई करते थे? रसद सप्लाई करते थे। कहता है यह मार्ग काफी मजबूत था। क्या था? यह मार्ग काफी मजबूत था। अमेरिका सैकड़ों बार इस पर बमबारी कर चुका था। यानी कि अमेरिका अनेकों बार इस पर बमबारी करता था और इस मार्ग को क्षतिग्रस्त करना चाहता था, परंतु वियतकांग एवं उनके समर्थित लोग तुरंत उसकी मरम्मत कर लेते थे। लेकिन देखिए होता क्या था, अमेरिका उस मार्ग को क्षतिग्रस्त करना चाहता था, लेकिन
कांग के जो लोग थे और उनके जो समर्थक थे वो फिर से उसको सही कर लेते थे, यानी कि अमेरिका से होची मिन मार्ग को खराब करने पर था और वियतकांग और उसके समर्थक लोग क्या कर लेते थे, ठीक कर लेते थे और उसे मरम्मत कर लेते थे, यानी बमबारी से क्षतिग्रस्त कर देते थे अमेरिका और इसे ठीक कौन करते थे, वियतकांग और उनके समर्थित लोग। फिर आगे कहता है चूंकि होची मिन मार्ग वियतकांग की जीवन रेखा थी, क्या थी जीवन रेखा, कौन सा था, होची मिन मार्ग, कहेगा होची मिन मार्ग किसकी जीवन रेखा थी, तो वियतकांग की जो था जीवन रेखा था। पूछेगा वियतकांग की जीवन रेखा किसे कहा जाता है, तो होची मिन मार्ग को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, होची मिन मार्ग को वियतकांग का जीवन रेखा कहा जाता है। फिर आगे देखिए, अतः अमेरिका इस पर नियंत्रण करना था, यानी कि अमेरिका जो था ना इस पर कंट्रोल, अपना दायित्व, अपना वर्चस्व जमाना चाहता था, यानी कि अपने में अपना कंट्रोल में लाना चाहता था। कौन, अमेरिका लाना चाहता, होची मिन मार्ग को अपने नियंत्रण में लाना चाहता था, कौन, अमेरिका। फिर आगे कहता है इसी क्रम में उसने लाओस एवं कंबोडिया पर आक्रमण किया, यानी कि इसी दौरान उसने क्या किया, लाओस और कंबोडिया क्या कर दिया, आक्रमण किया, किंतु तीन तरफा संघर्ष में फंस कर उसे वापस होना पड़ा। अब देखिए वो तो बमबारी कर रहा था किस पे, होची मिन मार्ग पे, एक तरफ तो वो हो गया संघर्ष क्योंकि वो तो बमबारी कर रहा था, फिर वियतकांग और उसके समर्थक लोग क्या मरम्मत कर रहे थे, तो उसी दौरान इसने क्या किया, लाओस और कंबोडिया में फिर से आक्रमण कर दिया, तो ये तीन तरफ संघर्ष हो गया ना, और तीन तरफ संघर्ष से फंस के अमेरिका को क्या करना पड़ा, वापिस जाना पड़ गया। ठीक है, ये था 2 नंबर प्रश्न। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 3 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। 3 नंबर प्रश्न देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। कहता है 3 कि हिंद चिन्ह का अर्थ क्या है। हिंद चिन्ह का अर्थ आपसे पूछ रहा है कि हिंद चिन्ह का अर्थ क्या है, तो देखिए हिंद चिन्ह का अर्थ क्या है, लिखिएगा उत्तर में, एशिया के हिंद चिन्ह देशों से अभिप्राय तत्कालिक समय लगभग 3 लाख, लगभग कितना, 3 लाख, यानी कि 2,80,000 को लिख सकते हैं लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले उस प्रायद्वीपीय क्षेत्र से जिसमें आज के यानी कि आज मतलब क्या, वर्तमान के वियतनाम, लाओस, कंबोडिया के क्षेत्र आते हैं। किसके क्षेत्र आते हैं, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के क्षेत्र आते हैं। इनकी उत्तरी सीमा म्यांमार, उत्तरी सीमा किसको छूती है, म्यांमार और चीन को छूती है, और दक्षिण में चीन सागर है, दक्षिण में क्या है, चीन सागर है, और पश्चिम में म्यांमार के क्षेत्र पड़ते हैं, पश्चिम में क्या पड़ते हैं, म्यांमार के क्षेत्र पड़ते हैं। यह था हमारा 3 नंबर प्रश्न। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और 4 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है जी। 4 नंबर प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या कर रहा है 4 नंबर। ठीक है जी, देखिए प्रश्न कहता है कि अमेरिका हिंद चीन में कैसे दाखिल हुआ, चर्चा करें। अमेरिका जो था ना वो हिंद चीन में कैसे पहुंच गया, दाखिल मतलब उसमें पहुंच गया, कैसे पहुंचा वो आपको बताना है। ठीक है, तो लिखिएगा आंसर में, आंसर लिखिएगा और लिखिएगा आंसर में उत्तर। अमेरिका शुरू में फ्रांस का सहयोग कर रहा था। अमेरिका शुरू में किसका सहयोग कर रहा था, फ्रांस का सहयोग कर रहा था। कौन, अमेरिका जो था ना शुरू में फ्रांस का सहयोग कर रहा था, लेकिन साम्यवादियों के बढ़ते प्रभाव को रोकने हेतु अमेरिका हिंद चीन में दाखिल हुआ। अब देखिए शुरू में जो था ना अमेरिका फ्रांस का सहयोग कर रहा था, लेकिन वो साम्यवादी का जो प्रभाव जो बढ़ रहा था ना उसको रोकने के लिए वो हिंद चीन में दाखिल हुआ। किसको रोकने के लिए, साम्यवादियों को रोकने के लिए। अब पूछेगा कि अमेरिका हिंद चीन में क्यों दाखिल हुआ, तो साम्यवादियों के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए क्या किए, वो हिंद चीन में दाखिल हुए। ठीक है, अब देखिए आगे कहता है दूसरी तरफ कंबोडिया का शासक सिंघानुक, कंबोडिया का शासक कौन था, सिंघानुक, अमेरिका से संबंध विच्छेद कर चीन की ओर झुका। यानी कि कंबोडिया का जो शासक था सिंघानुक ना, वो अमेरिका से संबंध तोड़ लिया था, विच्छेद मतलब तोड़ना, तोड़ लिया था, और वो चीन की ओर झुक गया था। क्या था, चीन की ओर झुक गया, जिससे अमेरिका को कंबोडिया में हस्तक्षेप करने का क्या मिल गया, अवसर, यानी कि मौका मिल गया। क्या मिल गया, मौका मिल गया। साथ ही सिंघानुक साम्यवादी रूस और पूर्वी जर्मनी से संबंध बढ़ाना आरंभ कर दिया, और इसके साथ ही क्या किया, वो साम्यवादी रूस और पूर्वी जर्मनी से क्या करना, संबंध बनाने लगा। आगे कहता है अमेरिका कंबोडिया या पूरे हिंद चीन में साम्यवादी प्रभाव को बढ़ाना नहीं चाहता था। अब देखिए कंबोडिया जो था ना वो साम्यवादी संबंध बनाने लगा, लेकिन अमेरिका
ये नहीं चाहता था कि वहां जो है ना वियतनाम में साम्यवादी बढ़े, इसलिए देखिए ना, ये नहीं करा अमेरिका कम्बोडिया या पूरे चीन में साम्यवादी प्रभाव को बढ़ाना नहीं चाहता, यानी कि वहां साम्यवादी प्रभाव को बढ़ने नहीं देना चाहता था, तो कई चाहता था, इसलिए उसने हिंद चीन में हस्तक्षेप किया, यानी कि वहां साम्यवादी प्रभाव को रोकने के लिए ही उसने क्या किया, हिंद चीन में दाखिल यानी कि एंट्री किया, यानी कि हस्तक्षेप किया। ठीक है, ये था हमारा 4 नंबर प्रश्न जी। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है जी, 5 नंबर प्रश्न है जी, थोड़ा सा जूम इन कर रहे हैं जी। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न, प्रश्न को पहले अच्छे से पहले पढ़िए, ठीक है, उसके बाद देखिए क्या कह रहा है और समझिए। कहता है कि रासायनिक हथियारों नापाम एवं एजेंट ऑरेंज का वर्णन करें। रासायनिक हथियारों नापाम, नापाम जो क्या रासायनिक हथियार है, और क्या एजेंट ऑरेंज का वर्णन करें, यानी कि रासायनिक हथियार जो आपका नापाम और एजेंट ऑरेंज है उसके बारे में आपको बताना है। क्या करना है, उसके बारे में आपको बताना है। तो लिखिएगा उत्तर, क्या लिखिएगा, उत्तर लिखिएगा और लिखिएगा अमेरिका ने वियतनाम पर आक्रमण में खतरनाक हथियारों, टैंकों एवं बम वर्षक विमानों के व्यापक प्रयोग के साथ साथ खतरनाक रासायनिक हथियारों का भी प्रयोग किया। कहते जो अमेरिका जो था ना वो वियतनाम में क्या किया, आक्रमण किया। आक्रमण में उसने खतरनाक हथियारों, टैंक एवं बम वर्षक विमानों का व्यापक प्रयोग, यानी कि बहुत ज्यादा प्रयोग किया। खतरनाक हथियारों, टैंक और बम वर्षक विमानों का प्रयोग किया। साथ ही साथ वो तो प्रयोग किया, साथ ही साथ वो रासायनिक हथियारों का भी प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया, रासायनिक हथियारों का प्रयोग। जैसे में देखिए, जैसे ही कुछ रासायनिक हथियार थे, अगर बात करें रासायनिक हथियार के बारे में, देखिएगा नापाम बम क्या हो गया, रासायनिक हथियार हो गया। एजेंट ऑरेंज, ये सब क्या है, रासायनिक हथियार है। अब बात आती है कि नापाम बम और एजेंट ऑरेंज क्या है। आपका प्रश्न देखिए पूछ रहा है नापाम और एजेंट ऑरेंज, तो आपने जाना कि नापाम और एजेंट ऑरेंज क्या था, रासायनिक हथियार था। इसका प्रयोग किसने किया था, अमेरिका ने। कब किया था, तो वो जब वो अमेरिका ने क्या किया था, वियतनाम पे आक्रमण किया था, तो उसमें खतरनाक हथियार, टैंक वह बम वर्षक विमान का प्रयोग किया। साथ ही साथ रासायनिक हथियारों का भी प्रयोग किया था, जिसमें आपका क्या था, नापाम बम और एक क्या था, एजेंट ऑरेंज था। अब बात आती है नापाम बम है क्या, तो देखिए आगे देखिएगा नापाम बम। तो नापाम बम में नापाम एक कार्बनिक यौगिक होता है। नापाम बम जो है ना, उसमें नापाम जो नाम है ना, नापाम में क्या होता है, कार्बनिक यौगिक होता है जो अग्नि बमों में गैसोलीन के साथ मिलकर एक ऐसा मिश्रण तैयार करता है जो त्वचा से चिपक जाता है और जलता रहता है। देखिए समझिएगा इसको। नपाम बम जो है ना, एक नपाम बम में नपाम जो है एक कार्बनिक यौगिक है जो अग्नि बमों में यानी कि फायर बमों में गैसोलीन के साथ मिलकर, किसके साथ मिलकर, गैसोलीन के साथ मिलकर एक ऐसा मिश्रण तैयार, यानी कि नपाम जो है ना किसके साथ मिलकर, गैसोलीन के साथ मिलकर एक मिश्रण तैयार करता है। और ये मिश्रण क्या है, मिश्रण तैयार करता है जो त्वचा से चिपक जाता है और जलता रहता है। यानी कि जब वो गैसोलीन से मिल जाता है और मिश्रण बन गया, वो मिश्रण जो है ना आपके त्वचा पे चिपक जाएगा, क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा और वो जलना शुरू कर देगा, जलता रहेगा जलता रहेगा। तो कितना खतरनाक था ना नापाम। देखिए एक लाइन में कहे थे नपाम क्या था, गैसोलीन के साथ मिलकर एक मिश्रण तैयार करता जो आपके जो त्वचा चिपक जाता था, और साथ ही साथ चिपक जाने के बाद वो क्या होता था, जलता रहता था। क्या होता था, वो जलता रहता था। आगे देखिए, अब बात करते हैं एजेंट ऑरेंज की। किसकी बात करते हैं, एजेंट ऑरेंज की। तो देखिए एजेंट ऑरेंज तो समझ गए ना, नपाम तो समझ गए कि नहीं समझे। नपाम देखिए यहां से आपका नपाम, नपाम बम क्या है, एक गैसोलीन के साथ मिश्रण तैयार करता है जो त्वचा से चिपक कर क्या करता है, जलता रहता है। अब बात करते हैं एजेंट ऑरेंज, किसकी बात करते हैं, एजेंट ऑरेंज। तो कहता है एजेंट ऑरेंज एक ऐसा जहर था, एजेंट ऑरेंज जो था एक जहर था जिससे पेड़ों की पत्तियां झुलस जाती थी। एजेंट ऑरेंज एक जहर था जिससे पेड़ों के पत्तियां क्या होता था, झुलस जाती थी और पेड़ मर जाते थे। यानी कि उसके पत्ते झुलस गया, साथ ही साथ क्या हो जाते थे, पेड़ मर जाते थे। जंगलों को खत्म करने में इसका प्रयोग किया जाता था। यानी कि एजेंट ऑरेंज एक जहर था जिससे पेड़ों के पत्तियां क्या होता था, झुलस जाता था और पेड़ मर जाता था। यानी कि जिस पेड़ पे एजेंट ऑरेंज गया उसका
पत्ता क्या झुलस गया, साथ ही साथ पेड़ मर गया। यानी कि इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे, जंगल को खत्म करने में। कहाँ प्रयोग किया जाता था इसका प्रयोग, जंगल को खत्म करने में एजेंट ऑरेंज का प्रयोग किया जाता था। तो एजेंट ऑरेंज क्या था, एक जहर था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला देखिएगा 5 के बाद क्या 6 नंबर। जी 6 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हुआ आंदोलन की चर्चा करे। हुआ आंदोलन की चर्चा करे, और ये प्रीवियस ईयर में भी आ चुका है, ध्यान दीजिएगा। लिखिएगा उत्तर में, हुआ आंदोलन वियतनाम के एकीकरण हेतु बौद्ध धर्मावलंबियों का एक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था। हुआ जो आंदोलन था ना, वो वियतनाम के एकीकरण हेतु, किसके एकीकरण हेतु, वियतनाम के एकीकरण हेतु बौद्ध धर्मावलंबियों, किसके लिए, बौद्ध धर्मावलंबियों का एक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था। पूछेगा हुआ आंदोलन कैसी क्रांति थी, तो धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन थी। कैसे आंदोलन थी, धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन थी, जो 1939 में शुरू हुआ। कब शुरू हुआ था, 1939 में। तो ये भी पूछ देगा आपसे कि हुआ फुआंदोलन कब शुरू हुआ था, तो 1939 में शुरू हुआ था। कब हुआ था, 1939 में। इसके नेता हुइन फुसो था। इसके नेता कौन थे, हुइन फुसो था। इस आंदोलन में क्रांतिकारी उग्रवादी घटनाओं को भी अंजाम देते थे। इस जो आंदोलन है उसमें क्रांतिकारी उग्रवादी घटनाओं को भी अंजाम देते थे, जिसमें आत्मदाह तक भी शामिल होता था। जिसमें क्या था, इसमें आत्मदाह भी शामिल था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 6 के बाद क्या आएगा, 7वां प्रश्न। जी 7वां प्रश्न देखिए क्या कहता है, कह रहा है कि वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट क्यों हुआ। वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट जो हुआ तो वो क्यों हुआ, उसके कारण आपसे पूछ रहा है कि वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट क्यों हुआ, यानी कि विद्रोह क्यों हुआ। रिवोल्ट यानी क्या होता है, विद्रोह भी आपसे पूछ देगा, स्कॉलर्स विद्रोह। ठीक है, रिवोल्ट इंग्लिश वर्ड है। देखिए लिखिएगा उत्तर में लिखिएगा, वियतनाम में ईसाई मिशनरियों के बढ़ते प्रभाव को समाप्त करने के लिए 1868 में ईसाईयत के विरुद्ध एक सशक्त आंदोलन हुआ। यह आंदोलन स्कॉलर्स रिवोल्ट अथवा विद्वानों के विद्रोह के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से जाने जाते हैं, विद्वानों के विद्रोह या स्कॉलर्स रिवोल्ट। ठीक है, इस आंदोलन को राज दरबार के अधिकारियों ने चलाया। वे कैथोलिक मतलब ईसाई धर्म के प्रचार और वियतनाम पर फ्रांसीसी आधिपत्य के विरोधी थे। इस आंदोलन का जोर सबसे अधिक न्यूगियन और हातियन प्रांतों में था, जहां हजारों ईसाइयों को मार डाला गया। क्या किया गया, हजारों ईसाइयों को क्या कर दिया गया, मार डाला गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 7 के बाद क्या आएगा, 8 नंबर प्रश्न। जी 8 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। प्रश्न कह रहा है कि जेनेवा समझौता कब और किसके बीच हुआ। जिनेवा समझौता कब हुआ था और ये किसके बीच हुआ था, ये आपसे पूछ रहा है कि जिनेवा समझौता कब हुआ और किन के बीच में हुआ था। तो देखिएगा जिनेवा समझौता कब हुआ, तो लिखेंगे उत्तर में 1954 में जिनेवा समझौता हुआ समझौता फ्रांस और वियतनाम के बीच अमेरिकी हस्तक्षेप के कारण हुआ था। देखिए एक लाइन में कहे, जिनेवा समझौता कब हुआ, 1954 में। कब हुआ, 1954 में। किसके बीच में, फ्रांस और किसके बीच में, फ्रांस और किसके बीच हुआ, वियतनाम के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था, वियतनाम के बीच में हुआ था। कब हुआ, तो 1954 में हुआ था। कब हुआ था, 1954 में हुआ था। और किस कारण हुआ, तो अमेरिका के हस्तक्षेप के कारण हुआ था। पूछेगा जेनेवा समझौता के कारण क्या थे, तो अमेरिका के हस्तक्षेप किसके कारण थे, जेनेवा समझौता के। यानी कि अमेरिका जो हस्तक्षेप कर दिया था ना, इसी के कारण क्या करना पड़ गया, जेनेवा समझौता करना पड़ा। कब, 1954 में। किन के बीच में, फ्रांस और वियतनाम के बीच में हुआ। ठीक है, चलिए ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, इसलिए इसे आप लोग अच्छे से ध्यान देंगे। जी अगला प्रश्न देखिएगा, 9 नंबर प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। कहता है 9 नंबर, पाथेट लाओ की स्थापना क्यों की गई। पाथेट लाओ की स्थापना क्यों की गई, तो लिखिएगा आंसर में, लिखिएगा उत्तर,
पाथेट लाओ एक सैन्य संगठन था। पाथेट लाओ क्या था? एक सैन्य संगठन था। इसकी स्थापना का कारण यह था कि वह इसकी सहायता से लाओस में साम्यवादी व्यवस्था स्थापित करना चाहता था, जिसकी स्थापना सुप्न बोंग ने की थी। किसने की थी? सुप्न बोंग ने की थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा। 9 के बाद क्या का 10 नंबर। जी प्रश्न देखिए 10 नंबर क्या कर रहा है। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी? एक तरफा अनुबंध व्यवस्था आपसे पूछ रहा है कि यह क्या थी? एक तरफा अनुबंध व्यवस्था। तो लिखिएगा आंसर, उत्तर लिखिएगा। वियतनामी मजदूरों से बागानों में एक तरफा अनुबंध व्यवस्था के अंतर्गत काम करवाया जाता था। देखिए एक तरफा अनुबंध में क्या होता था, ध्यान दीजिएगा। तो वियतनामी मजदूर, कौन से मजदूर? कहाँ के मजदूर? वियतनामी मजदूरों से बागानों में एक तरफा अनुबंध व्यवस्था के अंतर्गत, यानी कि एक तरफा अनुबंध व्यवस्था जो था इसके अंतर्गत काम करवाया जाता था। क्या करवाया जाता था? ये यहाँ इससे काम करवाया जाता था। अब इस व्यवस्था में कौन सा काम करना पड़ता है? तो देखिएगा, कहता है इस व्यवस्था में मजदूरों को एक एकरारनामा के अंतर्गत जो बागान मालिकों और मजदूरों के बीच होता था, काम करना पड़ता था। इस व्यवस्था में मजदूरों को कोई अधिकार नहीं था, जबकि मालिक को असीमित अधिकार था। यानी देखिए एक तरफा अनुबंध में मजदूरों को तो काम करना पड़ता था, किसके? मालिकों के बगीचों में, बागान में। कहा? मालिकों के बागान में। और इस व्यवस्था में जो था ना, मजदूरों को कोई अधिकार नहीं था, लेकिन मालिक को असीमित यानी कि अनलिमिटेड अधिकार था, प्राप्त थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा। 10 का क्या आएगा? 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है 11 नंबर कि माइली गांव हत्याकांड का परिचय दे। माइली गांव हत्याकांड का क्या देना है? परिचय देना है कि माइली गांव हत्याकांड के बारे में आपको लिखना है, यानी कि बताना है। तो लिखिएगा उत्तर। क्या लिखिएगा? उत्तर। और उत्तर में लिखिएगा, क्या लिखिएगा उत्तर में? तो देखिए लिखिएगा, माइली दक्षिणी वियतनाम का एक गांव था। माइली जो था कहां का गांव था? दक्षिणी वियतनाम का एक गांव था। ठीक है, जहां के लोगों का वियतकांग समर्थक मानकर अमेरिकी सेना ने पूरे गांव को घेरकर पुरुषों को मार डाला। देखिए कहता माइली जो था ना, माइली एक गांव था। कहां का था? एक दक्षिणी वियतनाम का एक गांव था। यहाँ के लोगों को वियतकांग समर्थक मानकर, क्या मानकर? माइली गांव के लोगों को वियतकांग के समर्थक मानकर अमेरिका के सेना ने गांव को पूरे गांव क्या कर लिया? घेर लिया और वहां के पुरुषों को क्या कर डाला? मार डाला। क्या कर डाला? पुरुषों को मार डाला। औरतों तथा बच्चियों को बंधक बनाकर, यानी कि औरतों और बच्चों को क्या कर लिया? बंधक बनाकर कई दिनों तक सामूहिक बलात्कार किया। फिर उन्हें मारकर पूरे गांव में आग लगा दिया गया। यानी कि पहले तो पुरुषों को मार डाला, उसके बाद औरतों और बच्चों को क्या कर लिया? बंधक बनाया। उसके साथ कई दिनों तक सामूहिक बलात्कार किया गया। उसके बाद उसको भी मार दिया गया। ठीक है, और उसके बाद पूरे गांव में क्या कर दिया गया? आग लगा दिया गया। अमेरिकी सेना की इस बर्बरता पूर्वक कार्रवाई की संपूर्ण विश्व में आलोचना हुई थी। यानी कि जो बर्बरता जो कार्रवाई थी ना, ये जो कार्रवाई जो किए थे ना माइली गांव पे, इसकी जो आलोचना हुआ था ना, पूरे दुनिया में हुआ था। ठीक है, चलिए ये था माइली गांव की घटना। और अगला प्रश्न देखिएगा आप क्या कहता है। 11 के बाद 12 नंबर प्रश्न जी। देखिए 12 नंबर कहता है फ्रांसीसियों ने मेकांग डेल्टा में नहरें क्यों बनवाई? इसका क्या परिणाम हुआ? पूछ रहा है कि फ्रांसीसियों ने मेकांग डेल्टा में नहरें जो बनाई थी वो क्यों बनाई थी? इसका क्या परिणाम हुआ, ये आपको बताना है। इसका परिणाम के बारे में बताना। लिखिएगा उत्तर। लिखिएगा, फ्रांसीसियों ने कृषि के विस्तार के लिए मेकांग डेल्टा क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा के लिए नहरें बनवाई। यानी कि फ्रांसीसी जो था ना, कृषि के विस्तार के लिए क्या किया उसने? मेकांग डेल्टा क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा के लिए क्या किया? नहरें बनवाई। सिंचाई की समुचित व्यवस्था उपलब्ध होने से धान की खेती और उत्पादन में आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि हुई। अब देखिए, सिंचाई की अगर व्यवस्था हो गई, सुविधा हो गई, तो
धान की खेती होगा ही होगा और साथ साथ उस उत्पादन में क्या होगा, बढ़ोतरी वृद्धि होगी, जिसके परिणाम स्वरूप 1931 तक वियतनाम विश्व का तीसरा चावल निर्यातक देश बन गया। यानी कि नहरें जो बनाना उससे आपका क्या हो गया, धान की खेती में वृद्धि हुई और जिसका रिजल्ट क्या हुआ, 1931 ईस्वी तक वियतनाम पूरी दुनिया का तीसरा चावल निर्यातक देश बन गया था, तीसरा चावल निर्यातक देश बन गया था, इसका यह परिणाम था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। 12 के बाद क्या कहता, 13 नंबर। जी 13 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि जेनेवा समझौता के प्रावधानों का वर्णन करें। प्रावधान लिखना, जेनेवा समझौता अभी जाने थे जेनेवा समझौता कब और किसके बीच हुआ था, ये जाने थे, और किसके कारण हुआ था, तो अमेरिकी हस्तक्षेप के कारण हुआ था। आप पूछ रहा है कि प्रावधान बताना जेनेवा समझौता के, तो लिखिएगा उत्तर, लिखिएगा 1954 के, एक मिनट, 1954 के जेनेवा समझौता के द्वारा इंडो चीन के लाओस और कंबोडिया स्वतंत्र कर दिए गए। यानी कि जेनेवा समझौता जो हुआ था ना 1954 में, जो जेनेवा समझौता हुआ था उसके द्वारा लाओस और कंबोडिया का क्या कर दिया गया, स्वतंत्र कर दिया गया। दोनों राज्यों में वैध राजतंत्र एवं संसदीय व्यवस्था लागू की गई। वियतनाम का विभाजन अस्थायी रूप से 2 भागों में कर दिया, यानी कि वियतनाम का विभाजन कितने भागों कर दिया गया, 2 भागों में कर दिया गया। पहला भाग जो था उत्तरी वियतनाम और दूसरा जो था दक्षिणी वियतनाम। क्या था, दूसरा दक्षिणी वियतनाम। देखिए वियतनाम का तो 2 भागों में कर दिया गया अस्थायी रूप से, क्या कब कैसे, अस्थायी रूप से। पहला क्या था, उत्तरी वियतनाम और दूसरी दक्षिणी वियतनाम। दोनों राज्यों की विभाजक रेखा 17वीं समानांतर बनाई गई। उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन्ह की कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता दी गई। दक्षिणी वियतनाम में बायोदाई की सरकार बनी रही। दक्षिणी वियतनाम में किसकी सरकार बनी रही, तो बायोदाई की सरकार बनी रही। यह भी व्यवस्था की गई कि 1956 में पूरे वियतनाम के लिए चुनाव करवाए जाएंगे। यानी कि 1956 में क्या करवाए जाएंगे, पूरे वियतनाम में चुनाव यानी कि इलेक्शन कराए जाएंगे। क्या कराए जाएंगे, इलेक्शन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा 14 नंबर। जी देखिए 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कहता है कि लाओस एवं कंबोडिया पर भारतीय प्रभाव का वर्णन करें। लाओस एवं कंबोडिया पर भारतीय प्रभाव को बताना है, यानी कि भारतीय प्रभाव क्या थे उसके बारे में आपको बताना है, भारतीय प्रभाव को। तो लिखिएगा उत्तर, देखिए लाओस एवं कंबोडिया पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव था। लाओस और कंबोडिया पर किसका प्रभाव था, भारतीय संस्कृति का। इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म एवं हिंदू धर्म दोनों का प्रसार हुआ। वियतनाम, लाओस और कंबोडिया में बौद्ध धर्म भी और हिंदू धर्म का भी प्रसार हुआ था। 4वीं सदी में स्थापित कंबोज राज्य के शासक भारतीय मूल के थे। 4वीं सदी में जो स्थापित था कंबोज राज्य के जो शासक थे वो क्या थे, भारतीय के मूल थे, यानी कि भारत के रहने वाले थे। अतः कंबोज भारतीय संस्कृति का प्रधान केंद्र बन गया। यानी कंबोज जो था ना भारतीय संस्कृति क्या बन गया, केंद्र बन गया, प्रधान केंद्र बन गया। 12वीं सदी में राजा सूर्यवर्मन ने प्रसिद्ध अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण करवाया। और यह पूछता है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है, याद रखिए कंबोडिया में। कहाँ है, कंबोडिया में। आगे कहता है यह हिंदू धर्म का विश्व में सबसे बड़ा मंदिर है। यह हिंदू धर्म का क्या सबसे बड़ा मंदिर है। 16वीं सदी में कंबोज का पतन हो गया। पूछेगा कंबोज का पतन कब हो गया, तो 16वीं सदी में। और इसके बाद वहां आंतरिक अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो गई। क्या हो गई, इस अव्यवस्था की स्थिति जो था वो उत्पन्न हो गया था। ये हमारा था 14 नंबर। अब देखिए 15 नंबर। जी 15 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, कह रहा है 15 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। कहता है वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल क्यों स्थापित किया गया। टोकिन फ्री स्कूल के बारे में आपको बताना है, वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल क्यों स्थापित किया गया। लिखिएगा उत्तर, 1907 में वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल स्थापित किया। कब किया गया, 1907 में टोकिन फ्री स्कूल स्थापना किया गया, जिसका उद्देश्य वियतनामियों को पश्चिमी शिक्षा दिलाना था।
टोकिन फ्री स्कूल जो स्थापित किया गया 1907 में, उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य यह था कि वियतनामियों को पश्चिमी शिक्षा देना था। क्या था? पश्चिमी शिक्षा देना था। सामान्य शिक्षा के अतिरिक्त इस शिक्षा में विज्ञान, स्वच्छता तथा फ्रांसीसी भाषा की शिक्षा देने की भी व्यवस्था की गई। स्कूल में वियतनामियों को आधुनिक बनाने पर बल दिया गया। छात्रों को पश्चिमी शिक्षा के अतिरिक्त रहन सहन की यूरोपीय शैली अपनाने की भी शिक्षा दी गई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और 15 के बाद क्या आएगा? 16 नंबर। जी देखिए, अगला प्रश्न है, कहता है बाओदाई कौन था? बाओदाई कौन था? तो लिखिएगा आंसर में, देखिए बाओदाई फ्रांस एवं अमेरिका के समर्थन से दक्षिणी वियतनाम के प्रांत अन्नाम का शासक बना था। क्या बना था? अन्नाम का शासक बना था। लेकिन वियतनाम में साम्यवादी राष्ट्रवादियों के बढ़ते विरोध के कारण उसका टिकना कठिन साबित हुआ। इसलिए 25 अगस्त 1945 को बाओदाई ने अपना पद क्या कर दिया? त्याग दिया, यानी कि छोड़ दिया। ठीक है, चलिए आगे चलते। 17 जी, और ये प्रश्न है आज का लास्ट अंतिम प्रश्न है। ठीक है, और ये चैप्टर आपका क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। और 17 प्रश्न आपके लिए इस चैप्टर से निकल के आए जो आपके एग्जाम के लिए क्या था? महत्वपूर्ण था। तो देखिए अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं और अंतिम प्रश्न देखिएगा, कहता है 1970 में जकार्ता सम्मेलन क्यों बुलाया गया? जकार्ता सम्मेलन जो बुलाया गया था ना, वो क्यों बुलाया गया था? तो लिखिएगा आंसर, कहता है कंबोडिया में अमेरिकी हस्तक्षेप के साथ ही, एक मिनट, कहता है कंबोडिया में अमेरिकी हस्तक्षेप के साथ ही चीनी हस्तक्षेप भी क्या हो गया था? शुरू हुआ। इससे विश्व शांति को खतरा उत्पन्न हुआ। कंबोडिया में अमेरिका का तो हस्तक्षेप हुआ ही, उसके साथ ही साथ किसका हस्तक्षेप शुरू हो गया? चीन का भी हस्तक्षेप शुरू हो गया। अमेरिका ने कंबोडिया से अपनी सेना की वापसी की घोषणा की, लेकिन दक्षिण वियतनाम कंबोडिया से अपनी सेना हटाने को तैयार नहीं हुआ। अब देखिए, अमेरिका जो था ना, वो कंबोडिया से अपनी सेना को हटाने की घोषणा कर दिया, लेकिन वो दक्षिणी वियतनाम कंबोडिया से अपनी सेना हटाने के लिए वो तैयार नहीं हुआ। इसमें गंभीर स्थिति बन गई। इससे क्या हो गया? स्थिति क्या हो गई? गंभीर हो गई। इसी समस्या के समाधान के लिए मई 1970 में जकार्ता सम्मेलन, यानी कि 11वां एशियाई देशों का सम्मेलन बुलाया गया था। यानी जकार्ता सेना को हम लोग कहते हैं 11वां एशियाई देशों का सम्मेलन। क्या कहते हैं? 11वां एशियाई देशों का सम्मेलन करते हैं। और ये आपका चैप्टर जो था वो क्या हो गया? फिनिश हो गया, यानी कि एंड हो गया। ठीक है, अब जो था तीसरा चैप्टर आपका जो था वो समाप्त हो गई। और ये कुल 17 प्रश्न थे। कितने प्रश्न थे? 17 प्रश्न थे, जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न थे, लघु उत्तरीय प्रश्न। इन 17 प्रश्नों को आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। तीसरे चैप्टर से आपको इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस इतना ही पढ़ना है। तो आज के लिए रखते इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल पर नए होंगे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों को भी शेयर कर दिए, ताकि उनका भी जो है एग्जाम होना है और अच्छे से एग्जाम लिख के और उनका भी तैयारी अच्छे से हो पाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।